नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और हर बार की तरह दोस्तों, इस बार फिर हम एक नए विषय के साथ आपके सामने रूबरू हैं। और आज हमारा विषय उस स्वर्ग के बारे में है जिसको देखकर ऊपर वाला स्वर्ग बनाया गया था। जी हाँ, आपको ताज्जुब होगा थोड़ा सा जानकर, लेकिन ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं कि एक अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार हुए हैं मार्क ट्वेन। उन्होंने 1897 में एक किताब लिखी थी, फॉलोइंग द इक्वेटर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पहले मॉरिशस बना, फिर स्वर्ग बना, और स्वर्ग मॉरिशस की नकल है। और आज उसी स्वर्ग जिसका अतीत बेहद खौफनाक और बेहद दर्द भरा है, और आज हम उसी स्वर्ग से सुंदर मॉरिशस, जो अफ्रीका का एक देश है, तटीय देश है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ बहुत ही प्यारा छोटा सा देश है, जो पूरी दुनिया में हनीमूनर्स का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है। और वहां पर लाखों लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। हालांकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लगभग 12-13 लाख है, और उसमें से भी आधे भारतीय मूल के लोग हैं। तो आज हमने इसीलिए जो गिरमिटिया देश हैं, गिरमिटिया की डेफिनेशन भी आज हमारे मेहमान बताएंगे। गिरमिटिया देश जैसे फिजी, मॉरिशस, सुरिनाम, गयाना, ट्रिनिडाड टोबैगो, मॉरिशस, केनिया, उसके एक्सपर्ट और इन देशों में अनेकों बार भ्रमण कर चुके और इनके पुराने इतिहास की जड़ से जानकारी रखने वाले हमारे आज के मेहमान श्री नारायण कुमार, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के ऑनरेरी डायरेक्टर भी हैं। तो नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नारायण जी, जैसे ये कहा जाता है कि भाई मॉरिशस की नकल है स्वर्ग, लेकिन मॉरिशस का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक और खौफनाक है, जहां पर न केवल अंग्रेजों ने, बल्कि वहां पर नेदरलैंड और फ्रांस ने भी अपना राज जमाया। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने अंदाज में थोड़ी सी मॉरिशस की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहूं कि मार्क ट्वेन के बारे में आपने कह ही दिया है। जैसा आपने कहा कि मार्क ट्वेन ने कहा कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस को बनाया और उसकी नकल में स्वर्ग को बनाया। यह उसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण था, क्योंकि बहुत ही नील आकाश और नीले समुद्र से घिरा हुआ, और उस समुद्र के तट पर जो श्वेत बालू के कण हैं, वो ऐसे लगते रहते हैं जैसे कि आकाश नीला भी है और इस तरह श्वेत भी है। तो उसको देख करके उन्होंने कहा था कि यह धरती पर स्वर्ग नहीं, इसकी नकल में स्वर्ग बनाया गया है। अब जी आपको बतावे कि हमारे हिंदी के एक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा था राम राज्य की स्थापना में कि संदेश नहीं मैं स्वर्ग से लाया हूं, मैं धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। तो मॉरिशस को स्वर्ग बनाने वाले में भारतीय गिरमिटिया जिसको कहते हैं, उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। उन्होंने बहुत यातना सही, उन्होंने बहुत कष्ट झेले, उसकी कहानी मैं कहूंगा। लेकिन पहले जैसे आपने कहा कि गिरमिटिया क्यों कहा गया, उसके बारे में बताऊंगा। जी ऐसी बात है कि जब पश्चिमी देशों ने देखा, खोज किया, सबसे पहले पुर्तगीज यहाँ आए 1507 में, और देखा कि एक ऐसी भूमि है जहाँ कोई निवासी नहीं रहता है, और उन लोगों ने वहां रहने की कोशिश की। उसके बाद नीदरलैंड जिसको कहते हैं, डच के लोग आए और डच वालों ने कोशिश की, लेकिन वो वहां अपना बसेरा नहीं बना सके। बाद में फ्रेंच ने इसको दासों की कॉलोनी बनाई, स्लेव्स लाए गए। वो स्लेव्स दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, लेकिन चूंकि भारत में भी फ्रेंच ऑक्यूपेशन था पांडिचेरी और कराइल में, तो वहां से भी लाए गए। और उन लोगों के प्रति इतना दुर्व्यवहार किया जाता था कि अगर उनके लिए कोई वेतन निश्चित नहीं था, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं था, इतने दुर्व्यवहार किए जाते थे कि यूरोप में
उनके खिलाफ बहुत सारे ह्यूमन राइट के लोग आए और उन्होंने इसका विरोध किया और अंततः 1834 में वह प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन 5 वर्ष का एक ट्रांजिट पीरियड रखा गया। दास प्रथा से पीड़ित लोगों ने 1834 में ही मॉरिशस में काम करना छोड़ दिया था। और आपको बता दें कि 1810 में फ्रेंच से ब्रिटिश सम्राट को ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में आ गया था और उस समय यहाँ पर ब्रिटेनों की कॉलोनी थी, इससे पहले ये फ्रेंच कॉलोनी थी। तो 1810 में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ और पेरिस एग्रीमेंट के तहत इसको ब्रिटेन को सौंपा गया। तो संक्षेप में पहले पुर्तगीज आए, फिर यहाँ डच आए और डच के बाद फ्रेंच आए और फ्रेंच के बाद जहाँ की भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की कहानी शुरू होती है, वो जो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में यहाँ पर भारत के मजदूरों को बुलाया गया। गिरमिटिया इसलिए कहते हैं, आप सब अधिकतर लोग जानते हैं कि गिरमिटिया इसलिए कहते हैं कि एक एग्रीमेंट के अंदर एक उन लोगों को लाया गया, क्योंकि हमारे लोग जैसे हॉस्पिटल को अस्पताल कहते हैं और इस तरह के अनेक शब्द हैं, अंग्रेजी का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट को गिरमिट करना शुरू कर दिया, जैसे कि परमिट होता है। और उस गिरमिट के अंदर जो आए उसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, जैसे कि नागपुर में रहने वाले को नागपुरिया कहा जाता है। तो इसलिए ये गिरमिटिया शब्द को गांधी जी ने भी अपने साउथ अफ्रीका के एक में दक्षिण अफ्रीका में जो उनका सत्याग्रह है उसमें इसकी व्याख्या दी है कि गिरमिटिया क्यों कहा जाता है। तो फिर 1834 में वहाँ भारत, चूंकि वो ब्रिटिश इंडिया था, तो उन लोगों ने सोचा क्या क्यों नहीं, अगर दास प्रथा समाप्त हो गई है तो एक एग्रीमेंट के अंदर इन लोगों को भारत से बुलाया जाए। और सबसे पहले 1834 के सितंबर महीने में भारत से, कलकत्ते से हुगली नदी के पार समुद्र में बैठाकर 34 या 36 छोटा नागपुर और के मजदूरों को लाया गया। हाँ, इसलिए उनको हिल कुली कहा जाता था। और उनको जहां उतारा गया 2 नवंबर को, वो 2 नवंबर 1834 को वो पोर्ट लुई के घाट को वहां कुली घाट कहा जाता था। और वहां अभी भी जिन सीढ़ियों को पार करके उनको रखने की व्यवस्था की गई वो वहां है। और उसके बाद लगातार ये 1970 तक तो कानूनन चलता रहा, लेकिन वो 1920 तक ये करीब 500,000 लोग यहाँ से गए और वहां उन लोगों को बहुत यातना और प्रताड़ना दी गई, उन्हें कष्ट दिया गया। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम में सूर्यास्त तक उनसे काम लिया जाता था। वो बीमार हों तो अस्पताल में नहीं भेजा जाता था और अगर वो अवज्ञा किया तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, क्योंकि उन लोगों के साथ भी दास प्रथा तो समाप्त हो गया था, लेकिन उन लोगों के पास भी सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि दास जैसा ही व्यवहार किया जाता था। नाम तो बदल दिया गया, तो कहा जाता है कि एक ये जो है वो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल था और उन लोगों को इतना कष्ट दिया गया, उन लोगों को गांव से ठग फुसला कर ले जाया गया और जो उनको रिक्रूट करते थे उनको आरा काटी कहा जाता था। जैसे इधर इनको गिरमिटिया कहा जाता था तो रिक्रूटर्स को वहां आरा काटी कहा जाता था। वो मेले में, रामलीला में, स्टेशन पर घूमते हुए लोगों को ठग फुसला कर ले जाते थे कि तुम्हें तो स्वर्णद्वीप में ले जा रहा हूं, वहां सोना चांदी मिलेगा और इतने वेतन मिलेंगे, ऐसी सुख सुविधा होगी। लेकिन शायद पुरुषों को 2 रुपए और महिलाओं को 1.5 रुपए का वेतन वो भी टाइम पर नहीं दिया जाता था। शुरू में उनको वेतन के अलावा कुछ भोजन इत्यादि का भी था कि इतना अन्न दिया जाएगा और वो इतना कम होता था जिससे कि वो लगातार 2 शाम भोजन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन इसको वो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको जो वायदा किया गया था और जो वहां का दृश्य था वो बिल्कुल अलग था। वहां पर बहुत अमानवीय दृश्य था। वहां पर पहले तो सिर्फ पुरुष ही जाते थे। जब एक कमीशन की रिपोर्ट आई कि नहीं, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी भेजा जाए, तो महिलाओं के परसेंटेज बहुत कम थे। महिलाओं के साथ भी बहुत
अभद्र आचरण किया जाता था। इसके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि गिरमिटिया मजदूरों को आप 3 ही जगह देख सकते थे, या तो आप गन्ने के बागान में सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते हुए, या बहुत बीमार होकर अस्पताल में दाखिल करते हुए, या अगर अपने सुपरवाइजर की, ओवरसियर की बात नहीं माना तो उसको जेल में। और जेल की सजा भी ऐसी होती थी जिसका को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। तो ये तो और उनके उनको जो कष्ट और पीड़ा की कहानी है जो बहुत वर्षों तक चलती रही। लेकिन 1 मिनट में मैं ये बात खत्म करता हूँ। उनमें उन लोगों में से कुछ लोग रामायण की चौपाइयां जानते थे, और एक आदमी ने हस्तलिखित रामायण लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1834 में भारत में शिक्षा की कितनी व्यवस्था थी और कितने शिक्षित लोग गए होंगे। तो उनको मालूम ही नहीं था कि क्या है, कैसे कंडीशन है, अज्ञात देश में गए। लेकिन वहां पहले से कुछ भारतीय थे, दास बनाकर भेजे गए थे, या कुछ कैदी बनाकर के अंडमान निकोबार में जगह नहीं थी तो भेजे गए थे। लेकिन उन लोगों के साथ भी इनको मिलने जुलने की व्यवस्था नहीं थी। और जो निग्रोज थे, दास प्रथा में भेजे गए थे, उन्होंने तो समझा कि ये हमारा दुश्मन आ गया है, क्योंकि जिस व्यवस्था को वे फेल करना चाहते थे उसको लागू करने के लिए लोग चले गए थे। तो 2 तरह से उन लोगों का विरोध हुआ। तो उन्होंने एक बैठका बनाया। बैठका जैसे आप ड्राइंग रूम कहते हैं, वो एक पेड़ के तले चबूतरे बना करके उसमें रामायण का पाठ करते थे, इंदर सभा का नाटक करते थे, और कहते थे कि जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रखिए। लेकिन रामचरितमानस ने उनमें अदम्य साहसिकता प्रदान की, उनको विरोध करने की शक्ति प्रदान की। और जिस तरह रामचंद्र जंगल में भटकते रहे, वो सोचते थे कि हम भी एक दिन आजाद होकर भारत जाएंगे। तो नारायण जी कहते हैं कि जब ये समुद्री जहाज से लाया जाता था तो जो बीमार होता था या मर जाता था उसको समुद्र में फेंक देते थे। हाँ, और ये तो उसका जैसे जैसे सामान भरा जाता है वैसे आदमियों को भरा जाता था उसमें, और ना तो उनके ढंग से खाने की व्यवस्था थी और उनके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था। ऐसा है कि उन लोगों को डॉग बिस्किट्स खिलाया जाता था। ओए होए। उन जी। लोगों को खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये तो एक तरह से नियम ही हो गया था हर जगह कि वहां कोई बीमार पड़े और उसकी मृत्यु हो जाए, या उससे बीमारी फैलने की आशंका हो, तो उसको वो समुद्र में फेंक देते थे। और इसमें तो कहते हैं कि 3 से 6 महीने का टाइम लगता था वहां पहुंचने में, और उसमें 15 से 20% लोग तो मर ही जाते थे। ऐसा है कि ये मतलब कि जो 2 तरह के लोग थे। एक तो जो कैरेबियन में जाते थे, फिजी गए, उन लोगों को यहाँ से मई जून में भेजा जाता था। और जो दक्षिण अफ्रीका गए, ये कीनिया गए, ये सब गए, ये हवा के रुख के मुताबिक भेजा जाता था। जब अच्छा। हम्म। जहाज कैसे चले, तो इन लोगों को अक्टूबर नवंबर सितंबर में भेजा जाता था। और एक कहावत भी थी कि अगर मुंबई से जहाज को छोड़ दो तो मुंबासा यूं ही पहुंच जाएगा। तो अच्छा। ये तो 3 महीना लगता था, कहीं ज्यादा भी लगता था। लेकिन जहां तक मॉरिशस की बात है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब कि नवंबर में वो पहुंच गए थे। क्योंकि जिन जिन देशों में गिरमिटिया गए, उसमें सबसे निकटतम भारत के मॉरिशस ही था। मॉरिशस जी। और इसको पहला देश कहते हैं ना ये गिरमिटिया देशों में। हाँ, उससे पहले दास प्रथा के लोग थे। लेकिन हम्म। गिरमिटिया अंदर, मतलब कि जब वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि दासों के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो इनको क्या होगा, कैसे होगा, कानून कायदे बनाओ, तो पहला देश था, इसलिए पहला भी देश है। और अभी अफ्रीका के देशों में सबसे धनी और समृद्ध देश भी है, जिसको भारत के गिरमिटिया मजदूर की संतानों ने स्वर्ग बनाया। अच्छा, एक बड़े बेबाक शब्दों में आपने तो इसके ऊपर बहुत स्टडी करी है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उनको किस किस तरीके से प्रताड़ना दी जाती थी, उनको मतलब टॉर्चर किया जाता था, मतलब क्या उनकी जानवरों से बदतर स्थिति थी,
या उनके साथ कुछ रहम भी किया जाता था? ऐसा है कि उस समय भारत की स्थिति भी देखना होगा कि जी। भारत में भी बड़े बड़े जमींदार जो थे वो बंधुआ मजदूर बना करके लोगों को रखते थे। वहां जब गए तो उससे यहाँ से छुटकारा पाने के लिए बहुत लोग वहां गए। और सुना तो है कि वो वहां इसलिए उससे इसलिए गए क्योंकि यहाँ अकाल पड़ा था, भूखमरी हो गई, लोगों के ऊपर कर्जा हो गया था, उनके पास खाने के हाँ हाँ दाने पड़ गए थे। फिर अंग्रेजों ने लालच दिया कि वहां सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, और हाँ। इस लालच में वो अंग्रेज लोग गए। अंग्रेजों का ये कहना है, क्योंकि उस समय भारत में अकाल भी था और जो गरीब थे उनके रहने के घर नहीं थे, जमींदार शिफ्टिंग पॉपुलेशन था, जमींदार लात जूता मार करके उनको दूसरी जगह भेज देता था। लेकिन असल है क्या कि वे इसमें से 90% भी लोग अपनी इच्छा से नहीं गए। हम्म। उनको वही जो आप कह रहे हैं लोभ लालच देके भेजा गया था कि वहां आपको रहने की सुविधा होगी, खाने की सुविधा होगी। क्योंकि भारत के लोगों को जिसके पास एक गाय और बकरी भी हो, घर छोड़ करके जाना संभव नहीं होता है अपने हम्म। परिवार को छोड़ के। लेकिन इनको इतने लोभ लालच दिए गए। जहां तक यातना और प्रताड़ना की बात है, आपको बताऊं कि हिंदी के उपन्यासकार प्रेमचंद की एक कहानी है शुद्रा। और वो कहानी उसी समय इस मॉरिशस आए गिरमिटिया मजदूरों की है। और उसमें आप देखेंगे कि एक आदमी, एक महिला जिसकी शादी हुई है और वो कुछ दिनों के बाद इन अराकाटियों के फेरे में चक्कर में पड़ करके वहां पहुंच जाता है। बाद में उसकी पत्नी को भी ले जाया जाता है। तो देख, उसकी पत्नी जब उसके साथ जाती है तो उसको सुपरवाइजर पकड़ लेता है, कहता है ये तुम्हारे घर में नहीं जाएगी, ये हमारे घर में जाएगी। उसके साथ एक और उसकी कंपेनियन भी है। और उसके बाद उसको इस तरह बेदर्दी के साथ उसकी पिटाई होती है, उसके चमड़े उगाड़ लिए जाते हैं, रक्त बहने लगता है। और उसके बाद वो जो शुद्रा है, जो भी नाम है, वो कहती है कि नहीं इसको छोड़ दो, तुम्हारी माता की ये तस्वीर है। और वो दोनों अंत में समुद्र में डूब के मर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि बहुत सारे ऐसे भी गिरमिटिया थे जिनको इतनी यातना दी जाती थी कि वो वहां पर आत्महत्या कर लेते थे। मॉरिशस में एक पहाड़ भी है जिसको कहते हैं कि ये मौत की का पहाड़, वहां से लोग कूद करके मर जाते थे। तो अच्छा। उसको शब्दों में क्या व्याख्यान करें, क्योंकि एक बात है कि वहां जो अंग्रेज सुपरवाइजर होते थे या कुछ इंडियन भी बना दिए गए थे, उनकी आज्ञा भगवान की आज्ञा थी। और उसकी अवहेलना का मतलब कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि मौत। तो एक बात बताइए नारायण जी, कि वो जो कहते हैं कि काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार में जो अंग्रेज मतलब अत्याचार करते थे, उससे बेटर था वहां पर या उससे भी बदतर स्थिति थी? नहीं, काला पानी में तो ये था कि जिसको सजा मिली है वो सजा भुगत रहा है। और हाँ। वहां की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या था कि इसको भी ये लोग काला पानी ही वहां जाके कहने लगे। ये ओपन हम्म। जेल थी, फर्क ये है बस, खुली जेल थी ये। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये भाग था सकते कि नहीं थे क्योंकि समुद्र से घिरे हुए थे, कोई हाँ, रास्ता से नहीं था। चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए थे, तो जी। वहां से भाग नहीं सकते थे। लेकिन ये वो लोग आपस में लोग उसको काला पानी ही कहते थे। जी। यहाँ उस पर जो किताबें लिखी गई, जो शोध किया गया, कहते थे कि उनको काला पानी में भेज दिया गया है। हाँ जबकि वो हाँ कहते थे कि आपको एल्डोराडो, एल्डोराडो का मतलब सोने का द्वीप, सोना चांदी हाँ का, तो हाँ। ये कहते थे। तो उनकी सजा तो कुछ भी हो सकती थी। वो आप मजदूर अगर कोई माफी मांग लेता है या कोई जवाब देता है, दोनों में फर्क होता था। ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, वहां की भाषा नहीं जानते थे। लेकिन इनकी प्रभुता ये है कि वहां जाकर के उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पर्वभार को इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद, क्योंकि उन लोगों ने भगवान पर भरोसा किया। इसके अलावा भारत में जो प्रचलित नाटक थे, अल्लाह उदल की कहानी थी, इंदर सभा था, तो वो लोग मौखिक रूप से उसको इनेक्ट करके अपनी यातना को दूर करते थे। लेकिन एक बात और भी है कि देखो, उनकी ये जो अब रह रहे हमारी हैं आवाज वहां आ पर। रही है? हाँ जी, हाँ जी। अब जो हाँ 50% से भी ज्यादा भारतीय हैं, उनकी जो पूर्वज थे, उन्होंने इतने कष्ट झेले लेकिन वो लोग वापस नहीं आए। और आज देखो पूरी तरीके से इसको एक स्वर्ग बना दिया, और आज की उनकी जनरेशन्स कितने आराम से और कितने मजे से रह रही है।
ये जो आपके पहले सवाल से जुड़ा हुआ है कि भारत जी में उनकी स्थिति कैसी थी, जी 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 उनको यह चॉइस दिया गया था, जो कंटेक्ट होता था गिरमिट की 5 बरस के बाद वो लौट करके अपने देश आ सकते हैं। हाँ बहुत कम लोग लौटे, बाकी लोगों ने वहीं रह करके संघर्ष करना प्रारंभ किया और जी उस संघर्ष में बाद में आजादी की लड़ाई हुई और इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के नेता राम गुलाम ने आजादी की लहर को आगे बढ़ाया, क्योंकि राम गुलाम जो थे वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की, और वहाँ हम्म, अपने जैसे यहाँ विट्ठल भाई पटेल भवन है, तो वहाँ विट्ठल भाई पटेल वहाँ रहते थे और आजादी का काम देखते थे। ये उनके सहायक थे, उनका डिक्टेशन देते थे। और राम गुलाम थे तो डॉक्टर, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये इंडियन स्ट्रगल की उन्होंने प्रूफ रीडिंग की थी। और लंदन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रांच था, राम गुलाम उसके अध्यक्ष थे। अच्छा सरोजिनी नायडू से उनकी मुलाकात हुई थी, गांधी जी से कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने जो है इस आंदोलन को चलाया। और दूसरी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह शुरू किया, उसकी सफलता से लोग परिचित थे। तो 1901 में जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत के लिए आ रहे थे, तो वो जहाज जो है वो पोर्ट लुई में रुक गई। कुछ कुछ लोगों ने कहा कि रसद लेने के लिए, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। तो अच्छा उस समय में गांधी जी महात्मा नहीं थे, तो उनका नाम MK गांधी था और उतने प्रचलित 1901 ही की बात है, 15 में वो लौट करके आए हैं। तो उस समय उनके साउथ अफ्रीका का मिड कैरियर था और साउथ अफ्रीका में भी उनकी कई बार पिटाई हुई थी। लेकिन 1901 में एक साउथ अफ्रीका मॉरिशस का एक मुस्लिम जो साउथ अफ्रीका में रहता था, उसके घर में गांधी जी ठहरे। गांधी जी चूंकि इंग्लैंड से बैरिस्टर थे, तो वहां के गवर्नर के यहाँ कोई फंक्शन था, उसमें उनको इनवाइट किया गया और वो न्यूज़पेपर में निकला। तो जब न्यूज़पेपर में निकला तो वहाँ हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे, जो इंडेंचर लेबर थे, उनको पता चला। गांधी जी से उन लोगों ने मुलाकात की और कहा कि आप दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो गांधी जी ने 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, विद्यालय में भेजो, और यहाँ की राजनीति में हिस्सा लो, और भारत के साथ संबंध बनाए रखो। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी भाषा का भी ख्याल रखो। तो गांधी जी तो चले आए, लेकिन गांधी जी को वहां की दुर्दशा, जैसे आप चिंतित हैं, और वो दक्षिण अफ्रीका में देख भी चुके थे, तो वो बहुत चिंतित हुए और उन्होंने एक अपने प्रतिनिधि को मॉरिशस भेजा, ताकि जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज बुलंद कर सकें, क्योंकि वो इंडेंचर थे नहीं। उनका नाम था मनीलाल डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं थे, वो वकील थे, लेकिन उनको मनीलाल डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। मनीलाल डॉक्टर ने वहां के लोगों को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों के बीच जन जागरण के लिए अखबार निकालना जरूरी है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन हिंदी में, तमिल में, गुजराती में, इंग्लिश में निकाल रहे थे। तो इन्होंने यहाँ हिंदुस्तान नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और इन्होंने जिन लोगों के पास अत्याचार अन्याय होता था उसके मुकदमे को पैरवी करने के लिए वहां से लाइसेंस ली और पगड़ी पहन करके गए। तो कोर्ट में उसको मना कर दिया, कहा कि आप ये पहन के नहीं आ सकते हैं। तो उसने कहा कि क्यों नहीं आ सकते हैं, और वो उन्होंने आखिर उसमें भी बहुत सफलता प्राप्त की। और उसी समय यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे, उन लोगों ने दुर्गा नाम की एक हस्तलिखित पत्रिका शुरू कर दी थी। वो हस्तलिखित पत्रिका का हर एक आदमी 5 कॉपी बना करके देश में बांटता था। तो इस तरह डॉक्टर मनीराम के जाने के बाद और गांधी जी से प्रेरणा मिलने के बाद उन लोगों के मन में अत्याचार का विरोध करने की शक्ति आई और उनकी बात जो है वो भारत तक पहुंचने लगी। यहाँ पर भी गोखले, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक लोग यहाँ उठाने लगे। तो इस तरह धीरे धीरे उन लोगों में ये शक्ति आई कि हम जो हमारी शर्त है उसके मुताबिक हमें काम करना है
और उसमें बहुत हद तक सफलता मिली। तो नारायण जी, कुछ कहीं पर ये कुछ लिखित में है कि वहां पर कुल कितने भारतीय मारे गए होंगे? जब 1968 में मॉरिशस आजाद हुआ तब तक कितने भारतीय मरे होंगे वहां? हाँ, रिकॉर्ड है। ऐसा है कि जब इनका इनको 1968 में आज़ादी मिली, उसके बाद भारत सरकार ने एक वहाँ पर संस्थान बनाया जिसका नाम है महात्मा गांधी संस्थान। हम्म। महात्मा गांधी संस्थान में हर एक रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है और उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है। मतलब अच्छा। कि उसमें एक एक हाँ, एक एक सूचना आपको मिलेगी। अभी भारत में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मॉरिशस में किसी का नाम खोजिएगा, वो रिकॉर्ड हाथ से नहीं छूने देते आपको, लेकिन आप उसको देख सकते हैं अपने परिवार का। आपने एक हम लोगों ने नो योर रूट प्रोग्राम चलाया था कि कहाँ से गए थे, कैसे गए थे। तो इस तरह वो संख्या तो है, लेकिन उस संख्या का भी मतलब कि उसकी जो है गणना पूरी तरह से नहीं की गई है कि कितने लोग उसमें आए। ये काम अभी अनुसंधान के स्तर पर है। और आपको बता दें कि अभी जो इसमें उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गिरमिटिया अनुसंधान केंद्र खुलना चाहिए और गिरमिटिया के रूट का पता लगना चाहिए और गिरमिटिया के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिखना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो जो इतिहास है हमारे जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं जो छिटपुट है, और अंग्रेजों का है। अंग्रेज लिखते हैं कि उनको टोटल मेडिकल जांच के बाद नाव पर चढ़ाया जाता है, और हमारे लोग कहते हैं कि हमको ढकेल के चढ़ा दिया जाता था। तो एक तो है कि अब ये इनके 4th 5th जनरेशन है। वहाँ की खूबी ये है कि 1968 से लेकर अभी तक एक अपवाद को छोड़ के सारे भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री बने हैं जी। भारतीय लोगों में जो है, मतलब कि 1968 के बाद 19 उसमें जब ये सरकार बनी आज़ादी की, तो इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ II को ही अध्यक्ष रखा था। लेकिन फिर पूरी आज़ादी मिली 1993 में, तो उसके बाद से ये स्वतंत्र राष्ट्र हुए। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और इतना संपन्न देश है कि आप कह सकते हैं कि ये सचमुच इसको हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। और सर एक और बात है कि भारतीय रुपये के मुकाबले वहां की रुपये की कीमत डबल है। हमारा ₹1, उनका 50 पैसा। हाँ, और पर कैपिटा इनकम तो 10 टाइम्स से ज्यादा है। 10 टाइम्स ज्यादा है। हाँ, वो 22 इन डॉलर में मतलब है कि 2200 से ज्यादा का है उनका पर कैपिटा। हाँ, और उनका मतलब लगभग 6 साढ़े 6 घंटे की फ्लाइट है शायद दिल्ली या बॉम्बे से, है ना? हाँ, दिल्ली बॉम्बे से है। अब कुछ ऐसा रूट कर दिया अल्टरनेट कि किसी दिन बेंगलोर से भी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दर्शकों के लिए कि वहां पर वीजा ऑन अराइवल है। आपको सिर्फ अपनी टिकट दिखानी है और होटल की बुकिंग दिखानी है और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अराइवल में भी कुछ शुल्क नहीं लगेंगे ना, कोई शुल्क नहीं है। जी जी, है ना? वो भारतीयों का स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो शिक्षा है वो मुफ्त है। हाँ, वहां पर स्वास्थ्य की चिकित्सा मुफ्त है। वहां पर बच्चे, बूढ़े और विकलांगों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुफ्त है। और वहां के लोग, अभी हमारे विद्यार्थी लोग आते हैं तो ट्रैफिक का इतना मेंटेन करते हैं कि अगर आप जिस पंक्ति से जा रहे हैं बगल में खाली भी है तो उसमें नहीं जाते हैं। तो एक ऐसे, और भारत के प्रति उनका स्वाभिमान है। उनके मतलब कि ऐसा है जिसको पुली घाट कहते थे उसको उन्होंने अप्रवासी घाट बना दिया, और अप्रवासी घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में। जी, कितनी बड़ी बात है। हमें करना चाहिए था कि जिस घाट से वो लोग चले उसको हम यूनेस्को को कहें। मैंने कई बार लिखा है कि जहां से फिजी के लिए, गयाना के लिए लोग चले और उन लोगों ने अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व स्थापित किया, उसको हमें एक वर्ल्ड हेरिटेज बनाते। इसके बाद वहां पर एक परी तालाब नाम की जगह थी जहां कहते थे कि उस तालाब में परियां आती हैं। उस परी को अब गंगा तालाब, उसमें गंगा जल लेके डाला गया। अच्छा। और हाँ, और वहां पर जो मूर्तियां हैं
देखेंगे कि दुनिया की बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां अपने देवी देवताओं की है। और ये शिवरात्रि के समय वहां कांवड़ का जो होता है ना यात्रा, हर एक गांव के शिव मंदिर से का मतलब उसके लिए वो रास्ता मतलब डेडिकेटेड है कि कांवड़ वाले जो जाएंगे और इतने सात्विक से न खाएंगे पिएंगे वहां जाते हैं, और उस कांवड़ यात्रा में वहां से उस गंगा तालाब से गंगा जल लेकर के अपने अपने गांव के शिव मंदिर में वो गंगा जल से उसको पढ़ाते हैं। तो ये हमारे गिरमिटिया की शक्ति है कि कुली घाट को उन्होंने आप्रवासी घाट बना दिया, जी परी तालाब को उन्होंने गंगा तालाब बना दिया, विश्व हिंदी सचिवालय वहां, जी आप देखिए कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय वहां पर है। और वहां के लेखक, जो आपने कहा कि कुछ लिखा हुआ है, तो फिक्शन के रूप में लिखा हुआ है। वहां के लेखक अभिमन्यु अनंत की किताब है लाल पसीना। उस लाल पसीने में उनकी पूरी, कभी लेके पढ़िएगा कि जो आप 400 पेज की है, उसको फ्रेंच के एक नोबेल प्राइज विनर ने फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया। अच्छा। और उसकी खरीदने के लिए लाइन लग गई। अनंत जी मेरे मित्र थे, अब नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में मैंने 40 किताब हिंदी में लिख करके तो कुछ नहीं कमाया, लेकिन एक ट्रांसलेशन से उनको इतनी रॉयल्टी मिली कि वो मतलब कि बहुत ही खुश और संतुष्ट हो गए थे। ऐसे अच्छा अभिमन्यु अनंत ने हिंदी फ्रेंच में काम किया। वहाँ एक ये क्या कहते हैं कि टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के स्मृति में भी संस्थान है। तो इस तरह, और दक्षिण भारत के लोग अपनी काली पूजा भी करते हैं। वहाँ जो संस्थाएं हैं, जैसे कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन, उर्दू स्पीकिंग यूनियन, तमिल स्पीकिंग यूनियन, और वहाँ फ्रेंच बोलने वाले वहाँ फ्रेंच बोलने वाले भी हैं, तो फ्रैंकाफोन भी है वहाँ पर। जी तो जी उन जी। लोगों का अपना चलता है फ्रैंकाफोन, मतलब स्पीकिंग यूनियन, तो चलिए, उसमें है। ठीक है। नारायण जी, ये तो हो गई मॉरिशस के इतिहास की बात। और आज का मॉरिशस कैसा है, वहाँ की खूबसूरती किस तरीके की है, वहाँ पर लोग क्यों जाते हैं, इसके ऊपर हम आने वाले वक्त में एक बार फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मॉरिशस, आपका। नमस्कार। नमस्कार।